नमस्कार दोस्तों, मैं भारत सिंह द इंजीनियरिंग क्लास के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर के नहीं आया हूं भारतीय राज्य व्यवस्था। हम भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ें, हम पॉलिटी को पढ़ें, उससे पहले हमको पॉलिटी का एक बेसिक स्तर जानना है। हमको पॉलिटी का एक बेसिक स्तर जानना है और हम पॉलिटी के ऊपर जितने भी जो क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, चाहे कांस्टेबल की भर्ती से लेकर हम आरएस तक की जो भी बात करें, जितनी भी भर्तियां होती हैं सभी के अंतर्गत जितने भी जो क्वेश्चन बनेंगे पॉलिटी के बारे के ऊपर, उन सभी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मित्रों, हम देखते हैं, हम सबसे पहले हमने ये टॉपिक लिया हमारा पॉलिटी। मित्रों, मैंने ऐसा एक दूसरा एक शब्द लिया यहाँ पर, पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस। तीसरा मैंने एक शब्द लिया पॉलिटिक्स, और चौथा एक शब्द लिया कॉन्स्टिट्यूशन। मित्रों, चार शब्द हैं। कई बार लड़कों के मन में एक जिज्ञासा रहती है कि सर हमें पॉलिटी पढ़नी है, हमें पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है, हमें पॉलिटिक्स पढ़नी है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। हम सभी के ऊपर जो बेसिक स्तर है उसको जानने का प्रयास करेंगे। जैसे जो पॉलिटी है, इसका जो अर्थ होता है वो होती है राज्य व्यवस्था। राज्य व्यवस्था। हमारे पास में दूसरा जो शब्द है पॉलिटिकल साइंस की यदि बात करें तो राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान। राजनीति विज्ञान। पॉलिटिक्स की यदि हम बात करें तो होता है राजनीति। राजनीति। कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो होता है संविधान। संविधान। हमारे पास में कितने शब्द थे? चार। पहला था पॉलिटी, दूसरा जो शब्द था वो था पॉलिटिकल साइंस, तीसरा जो शब्द था वो पॉलिटिक्स, और चौथा जो शब्द है वो हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशन, अर्थात राज्य व्यवस्था, राजनीति विज्ञान, राजनीति और संविधान। हम सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम तीनों में कॉमन शब्द देखते हैं, पोली। यहाँ पर भी पोली, इसमें भी पोली और इसमें भी पोली। इन तीनों में जो कॉमन शब्द हमारे पास में निकल करके नहीं आया वो आया है पोली। और पोलिस से एक शब्द बनता है और वो बनता है पोलिस शब्द। पोलिस से क्या बना? पोलिस। यहां पर मित्रों जो पोलिस है उसका जो अर्थ होता है वो होता है शहरी राज्य। शहरी राज्य। शहरी राज्य की बात करें, एक दूसरा जो अर्थ होता है वो होता है नगर राज्य। नगर राज्य। यानी पोलिस का जो अर्थ होता है वो शहरी राज्य या नगर राज्य। मित्रों, हम बात करें, थोड़ा सा आगे बढ़ें, हम ऐसे देखें कि जो ये पृथ्वी है इसके ऊपर सबसे पहले कोई एक मनुष्य आया होगा, एक व्यक्ति आया होगा। 1 से 2 बने, 2 से 10 भी बने, 10 से 1000 भी बने, लाख भी बने। यानी कि कहने की बात यह है, पृथ्वी पर सबसे पहले क्या आई थी? एक जनसंख्या आई। तो हमने यहाँ पर ये लिखा कि पृथ्वी पर सबसे पहले जो आया है वो क्या आई है? जनसंख्या। 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 अब जो जनसंख्या है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी तो जनसंख्या के अंतर्गत लोगों में लड़ाई झगड़े होना शुरू हुए। अब जो लड़ाई झगड़े हो रहे हैं उनको रोकने के लिए हमने ये कहा कि एक क्षेत्र बनाया, एक निश्चित क्षेत्र बनाया। अर्थात जो दूसरी जो बात आई है, दूसरा जो शब्द हमारे, दूसरा जो तत्व आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास में क्षेत्रफल। क्या है हमारे पास में? क्षेत्रफल। यानी दूसरा शब्द हमारे पास में आया क्षेत्रफल। अब मान लो हमारे पास में जनसंख्या है, हमारे पास क्षेत्रफल भी है, क्या उससे जो लड़ाई झगड़े हैं क्या वो समाप्त हो जाते हैं? मित्रों, ऐसा नहीं होता। उनके ऊपर एक शासन होना चाहिए, अर्थात उनके ऊपर जो होनी चाहिए वो क्या होना चाहिए? सरकार होना चाहिए। उनके ऊपर क्या होनी चाहिए? सरकार। यानी ये तीसरा शब्द आया है वो क्या आया है? सरकार। हम चौथे की यदि बात करें तो जो चौथा जो हमारे पास में एक शब्द आता है सही, वो आती है संप्रभुता। संप्रभुता। यानी ये चार जो शब्द होते हैं,
जिसके पास में 4 शब्द होते हैं, उन चारों शब्दों से जो मिलकर के नहीं बनता है वो क्या मिलता है? राज्य। इन चारों शब्दों से मिलकर के क्या बनता है? राज्य। अर्थात कहने की बात यह है कि राज्य के जो आधारभूत तत्व होते हैं वो 4 होते हैं। पहली जनसंख्या, दूसरा क्षेत्रफल, तीसरी सरकार और चौथा संप्रभुता। सुनिए यहाँ पे कि समझो चारों को कि जनसंख्या है, जब जनसंख्या है तो वो एक निश्चित क्षेत्रफल में होगी, लेकिन क्षेत्रफल भी जनसंख्या के पास में है, लेकिन उनके ऊपर एक शासन होना चाहिए, अर्थात सरकार होनी चाहिए। तो तीसरा जो तत्व है वो सरकार। अब बात करें हम संप्रभुता। संप्रभुता का अर्थ ये होता है यदि कोई राज्य, राज्य का मतलब कोई देश, यदि कोई राज्य अपने आंतरिक निर्णय लेने में, यदि कोई राज्य अपने आंतरिक निर्णय लेने में और अपने बाहरी निर्णय लेने में यदि पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है तो उसे हम राज्य कहते हैं। अर्थात राज्य के जो तत्व होते हैं, महत्वपूर्ण जो तत्व होते हैं वो कितने होते हैं? 4। जिस राज्य के पास 4 तत्व होते हैं, जिसके पास 4 तत्व होते हैं वो ही राज्य है। जैसे हम थोड़ा सा हम देखें कि भारत है, एक राज्य है, अमेरिका एक राज्य है, पाकिस्तान एक राज्य है, रूस एक राज्य है, ब्रिटेन एक राज्य है, सभी राज्य हैं। उनके पास में एक निश्चित जनसंख्या है। जैसे हम ये कहें कि हमारे पास में जनसंख्या है, हमारे पास में एक जनसंख्या है, लगभग हम मान लेते हैं 130 करोड़ की हमारे पास में जनसंख्या है। अब वो 130 करोड़ की जो जनसंख्या है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत रहती है। ठीक है मित्रों, अब जो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का हमारा क्षेत्रफल है, उसके ऊपर उसमें जो जनसंख्या रहती है, उस जनसंख्या के ऊपर एक सरकार भी है। जैसा कि हम बात करें प्रेजेंट में हमारी जो सरकार है वो मोदी जी की सरकार है। ठीक है, अब जो बात आती है अंतिम रूप से वो संप्रभुता की, यानी भारत अपने आंतरिक निर्णय लेने में और बाहरी निर्णय लेने में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, उसके ऊपर किसी का भी कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलता है। ठीक है, अब हम इनको एक बार वापस रिपीट करते हैं कि हम पॉलिटी को पढ़ें, तो पॉलिटी को हमने पढ़ा तो पॉलिटी को हम एक बेसिक स्तर पढ़ रहे हैं कि पहला एक शब्द आया पॉलिटी, राज्य व्यवस्था, पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान, पॉलिटिक्स राजनीति, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान। इनमें से हमने कॉमन शब्द निकाला वो पोलिस। पोलिस से जो बनता है वो क्या बनता है? शहरी राज्य या नगर राज्य। अब हमने ये कहा कि सबसे पहले जनसंख्या आई, जनसंख्या के बाद में क्षेत्रफल आया, क्षेत्रफल के बाद सरकार, सरकार के बाद संप्रभुता, और जहां पर ये 4 शब्द आते हैं इन 4 से मिलकर के क्या बनता है? राज्य। अब हम मित्रों आगे चले हम कि कोई राज्य है और जहां पर राज्य की व्यवस्था का उल्लेख किया जाए, राज्य की व्यवस्था का क्या किया जाए? उल्लेख किया जाए, राज्य की व्यवस्था का उल्लेख किया जाए, हम उसी को क्या कहते हैं? राज्य व्यवस्था कहते हैं। अर्थात राज्य की व्यवस्था का जहां पर है उसके नियमों का जो उल्लेख किया जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं? राज्य व्यवस्था कहते हैं। अर्थात प्रत्येक राज्य की एक व्यवस्था होती है, प्रत्येक राज्य की क्या होती है? एक व्यवस्था होती है। भारत एक राज्य है, इसकी भी एक व्यवस्था है, अमेरिका एक राज्य है, उसकी भी व्यवस्था है, ब्रिटेन एक राज्य है, उसकी भी व्यवस्था है। अब बात है व्यवस्था में आता क्या है? व्यवस्था के अंतर्गत ये भी होता है कि वहां की सरकार कितने समय के लिए, जैसे हम अमेरिका की बात करें, अमेरिका की सरकार 4 वर्ष की होती है। हम मित्रों ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन की जो सरकार होती है वो 5 वर्ष की होती है। हम बात करें रूस की जो सरकार होती है वो कितनी होती है? 6 वर्ष की होती है। ये व्यवस्था के अंतर्गत आती है। व्यवस्था में ये भी आता है कि सरकार किस प्रकार की है, क्या सरकार एक संसाधनात्मक है या अध्यक्षात्मक है, ये भी किसके अंतर्गत आती है? व्यवस्था के अंतर्गत आती है। अब मित्रों हमने राज्य व्यवस्था के बारे में समझा कि राज्य की व्यवस्था के बारे में जहां पर उल्लेख होता है उसे हम राज्य व्यवस्था कहते हैं। अब हमारा जो अगला जो शब्द आ रहा है वो आप देखें कि व्यवस्था, कोई भी राज्य की व्यवस्था अच्छी है या बुरी है, उसका जहां पर रिसर्च किया जाता है, कोई भी राज्य है और उसकी व्यवस्था का जहां पर रिसर्च किया जाता है कि राज्य की व्यवस्था अच्छी है या बुरी है, हम उसे क्या कहते हैं? राजनीति विज्ञान कहते हैं। जब राज्य की व्यवस्था का रिसर्च किया जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं? राजनीति विज्ञान कहते हैं। ठीक है, 2 बात हुई कि जहां पर राज्य की व्यवस्था का उल्लेख किया जाए राज्य व्यवस्था, और राज्य व्यवस्था का जहां पर रिसर्च किया जाए कि यहाँ की व्यवस्था अच्छी है बुरी है, इस चीज का उल्लेख किया जाए, उसे राजनीति विज्ञान कहते हैं। अब मित्रों आप तीसरी बात के ऊपर चलते हैं
कि जहां पर राज व्यवस्था का और राजनीति विज्ञान का एप्लीकेशन किया जाए, हम उसे क्या कहते हैं? राजनीति कहते हैं। हम उसे क्या कहते हैं? राजनीति। अब राजनीति, भारत में राजनीति है, भारत में मित्रों राजनीति है। भारत में राष्ट्रपति होता है, भारत में प्रधानमंत्री होता है, भारत में राष्ट्रपति होता है, भारत में प्रधानमंत्री भी होता है। भारत की यदि बात करें, भारत में चुनाव भी होते हैं। भारत में क्या होते हैं? चुनाव भी होते हैं। आप ये देखो कि भारत में एक केंद्र है, एक राज्य है। केंद्र के 3 तत्व हैं। केंद्र के कितने तंत्र होते हैं? 3। विधायिका है, कार्यपालिका है, न्यायपालिका है। उसी प्रकार राज्य में भी तीन तंत्र होते हैं, विधायिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है। ठीक है, हमने तीनों के बारे में डिस्कस किया। अब हम चलते हैं अंतिम ओर कि व्यवस्था। व्यवस्था की यदि हम बात करें तो व्यवस्था का अर्थ होता है नियम, नियम या कानून। जहां पर व्यवस्था या जहां पर नियम जिसके अंतर्गत लिखे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। यानी जहां पर जिस राज्य व्यवस्था के नियम जिसमें लिखे जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। अर्थात जो व्यवस्था है, जो कानून है, जिसके अंतर्गत लिखे जाते हैं वो लिखे किस में जाते हैं? संविधान में। उसे हम क्या कह रहे हैं यहाँ पर? संविधान। अब मित्रों आपके पास में यहाँ पर एक दिमाग में क्वेश्चन अच्छा सा आ रहा होगा कि सर हमने तो ये सुना है कि जो संविधान होता है वो लिखित भी होता है और अलिखित भी होता है। मित्रों आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आ रहा है बहुत अच्छा क्वेश्चन आ रहा है, हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अभी हमने केवल जो पॉलिटी है उसका बेसिक स्तर को, सामान्य परिचय को जानने का प्रयास कर रहे थे। तो हमने केवल यहाँ पर ये कहा है कि व्यवस्था के जो नियम जिसके अंतर्गत लिखे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संविधान कहते हैं। अब मित्रों हम संविधान के ऊपर डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए मित्रों हम बात करेंगे संविधान की। संविधान और हमने अभी ये कहा था जो व्यवस्था है, कोई भी राज्य है उसकी व्यवस्था के जो नियम लिखे होते हैं वो किसके अंतर्गत लिखे होते हैं? संविधान। लेकिन मित्रों हमने अभी कहा था कि संविधान 2 प्रकार के होते हैं। संविधान कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। पहला प्रकार है लिखित संविधान और दूसरा होता है अलिखित संविधान। अलिखित संविधान देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं लिखित और अलिखित का अंतर क्या है। अगर कोई राज्य है उसकी व्यवस्था के नियम अगर लिखे हुए हैं तो उसे तो हम कहते हैं लिखित संविधान, और जो परंपराओं पर आधारित हैं, जो प्रथाओं पर आधारित हैं, हम उसे क्या कहते हैं? अलिखित संविधान। पहले हम इसके पास में चलते हैं, लिखित संविधान के पास में। मित्रों मैं सबसे पहले एक राज्य का नाम लिखता हूं, एक देश का नाम लिखता हूं, अमेरिका। देखिए अमेरिका की बात करें, अमेरिका का जो संविधान है वो एक लिखित संविधान है और अमेरिका का संविधान दुनिया में सबसे पहले लिखा गया था। अमेरिका का संविधान दुनिया में सबसे पहले लिखा गया था, अर्थात दुनिया का सबसे पुराना जो लिखित संविधान है वो संविधान कहाँ का है? अमेरिका का है। दुनिया का सबसे पुराना जो लिखित संविधान है या सबसे पहला जो लिखित संविधान है वो कहाँ का है? अमेरिका का संविधान है, जो 1789 में लिखा गया, मार्च 1789 में लागू हुआ था। ये भी याद रखना कि अमेरिका का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे छोटा संविधान भी है, क्योंकि इसके अंतर्गत अनुच्छेदों की संख्या है केवल कितनी है? कितने अनुच्छेद इसके अंतर्गत? 7 है। अब मित्रों हम हमारे देश की बात कर लें, भारत का संविधान भी लिखित है और भारत के संविधान के ऊपर हमारी पूरी क्लास चलेगी। भारत का जो संविधान है आपको ऐसा ज्ञात होगा कि 395 अनुच्छेद हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। मित्रों हम एक सबसे नए संविधान के बारे में वो डिस्कस करें हल्का सा, नेपाल कि नेपाल का जो संविधान है जो 2015 में लागू हुआ है, बनकर के नहीं तैयार, 2015 में हुआ है। ये दुनिया का सबसे नवीनतम लिखित संविधान है। दुनिया का सबसे नया लिखित संविधान कहाँ का है? नेपाल का है। अब हम चलते हैं अलिखित संविधानों की ओर। तो अलिखित संविधानों के ऊपर बात करें तो सबसे पहले हमारे दिल और दिमाग में एक ही क्वेश्चन आता है, वो आता है ब्रिटेन। अलिखित संविधान का जैसे ही नाम आता है हमारे मन में जो आंसर आता है वो
ब्रिटेन, आपको ब्रिटेन याद नहीं रखना, इसके अलावा जितने भी जो राज्य हैं अलिखित जो संविधान है वो सभी याद रखने, क्योंकि एग्जामिनर बदल रहा है, एग्जामिनर बदल रहा है। आज पहले की तरह कोई क्वेश्चन नहीं कि एक ही क्वेश्चन उठ करके नहीं आ गया कि अलिखित संविधान किस देश का है, ब्रिटेन, आपने ब्रिटेन याद कर लिया, नहीं, हमको सभी याद करने। देखिए मैं बात करूं, एक बड़ा विकसित देश आ रहा है कनाडा, कनाडा, तो कनाडा का जो संविधान है ये भी कैसा है, अलिखित संविधान है। मित्रों एक और मैं आपको बताऊं, अगला इजराइल, इजराइल, इजराइल का जो संविधान है ये भी कैसा है, अलिखित संविधान है। मित्रों एक और मैं आपको बताऊं, अगला सऊदी अरब, सऊदी अरब है, सऊदी अरब का जो संविधान है वो भी कैसा संविधान है, अलिखित संविधान है। और सऊदी अरब में तो यदि आपने कभी सुना हो कि यहाँ का जो इस्लाम धर्म का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल मक्का मदीना यहीं पर ही है, और इस्लाम का जो ग्रंथ है कुरान, यहाँ पर जो नियम जो व्यवस्था जो चलती है वो कुरान के अकॉर्डिंग ही चलती है। मित्रों एक और एक देश है जहां पर भी अलिखित संविधान है, और वो कौन सा है, न्यूजीलैंड है। कौन सा देश है, न्यूजीलैंड। इन यहाँ पर जो मैंने ये 5 शब्द बोले हैं, 5 राज्यों 5 देशों के नाम बताए, यहाँ पर कैसा संविधान है, अलिखित। कि ब्रिटेन अलिखित है, कनाडा अलिखित है, इजराइल अलिखित है, सऊदी अरब अलिखित है और न्यूजीलैंड है। मित्रों एक क्वेश्चन आपको याद, थोड़ा देखें उसे, कि आपके पास एक क्वेश्चन आया कि दुनिया का सबसे पुराना लिखित संविधान किस देश का है, अमेरिका। और क्वेश्चन आपके पास में यह आए कि दुनिया का सबसे प्राचीन संविधान किस देश का है। देखो यहाँ पर लिखित नहीं आया, अलिखित नहीं आया, तो आपको ब्रिटेन के पास में चलना है कि दुनिया का सबसे प्राचीन जो संविधान है, सबसे पुराना जो संविधान है वो किस देश का है, ब्रिटेन का। सबसे पहले जो संविधान आया वो किस देश का आया था, ब्रिटेन का। मित्रों ये हमारे कुछ संविधान के ऊपर बेसिक बातें होती हैं। और अब हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे भारतीय संविधान की। हम जो बात करेंगे वो कहाँ की करेंगे, भारतीय संविधान की। भारत का संविधान, इंडियन पॉलिटी। देखिए मित्रों हमने अभी ये कहा था, यदि कोई व्यवस्था है, व्यवस्था के जो नियम है, व्यवस्था के जो नियम है जिसके अंतर्गत लिखे जाते हैं, हम उसे क्या कहते हैं, संविधान। अब भारत का संविधान है, अब भारत का संविधान किस प्रकार बना। अब भारतीय संविधान की यदि बात करें, यानी या हम भारतीय राज्य व्यवस्था की बात करें, हम उससे पहले थोड़ा सा यहाँ पर समझें कि भारतीय राज्य व्यवस्था, राज्य व्यवस्था और भारतीय राज्य व्यवस्था के जो नियम है वो किसके अंतर्गत लिखे गए हैं, संविधान के अंतर्गत लिखे गए। तो राज्य व्यवस्था है, थोड़ा सा आप ये देखें अब यहाँ पर है कि राज्य व्यवस्था, भारत की राज्य व्यवस्था, भारत की राज्य व्यवस्था कैसी है और भारत की राज्य व्यवस्था किसके अंतर्गत लिखी गई है, भारत के संविधान में लिखी गई है। तो क्या हमारा जो संविधान है वो रातों रात बनकर तैयार हो गया? क्या हमारा जो संविधान है वो रातों रात बनकर के नहीं तैयार हो गया? क्या हमारी जो व्यवस्था है वो एक दिन में हमने ये तैयार कर दिया, हमारा संविधान लो और आज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बन गए? ऐसा तो कुछ है नहीं। हमारा जो संविधान है, जैसा आप सभी को पता है कि भारत जो हमारा देश है वो 1947 में आजाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ। हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर के भी तैयार हुआ। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। क्या व्यवस्था इससे पहले नहीं थी? क्या व्यवस्था इससे पहले नहीं थी? क्या 1947 से पहले हमारे पास में संविधान तो नहीं है? क्या इससे पहले कोई व्यवस्था नहीं थी क्या? मित्रों ऐसा कुछ नहीं है। 1947 से पहले हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। किनका गुलाम था? अंग्रेजों का गुलाम। अब अंग्रेज भारत में आए और जैसा आपने कभी इतिहास की ओर हम हल्का सा रुख करें कि 1757 में प्लासी जीत लिया अंग्रेजों ने, 1764 में बक्सर जीत लिया अंग्रेजों ने, और अंग्रेज भारत में अब उन्होंने क्या किया कि भारत में व्यवस्था तो पहले भी थी लेकिन वो अंग्रेजों के अकॉर्डिंग नहीं थी। तो अंग्रेजों ने अपने अनुसार भारत में नियम बनाए। अंग्रेजों ने अपने अनुसार भारत में क्या बनाए? नियम बनाए, जिनको हम अधिनियम कहते हैं। जैसे आपने कभी सुना हो कि 1773 का अधिनियम, रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का अधिनियम, 1884
1813 के अधिनियम, 1833 का अधिनियम, 1853 का अधिनियम, 1858 का अधिनियम, 1861 का अधिनियम, 1892 का अधिनियम, 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम, यानी नियम। अंग्रेजों ने नियम के ऊपर नियम बनाए, यानी भारत में व्यवस्था लागू करने की कोशिश की, लेकिन इन अधिनियमों के अंतर्गत अंग्रेजों ने जो नियम बनाए वो अपने अनुसार बनाए, अपने अकॉर्डिंग बनाए, अपने फायदे के लिए बनाए, वो भारतीयों के हितों में नहीं थे। जो अंग्रेजों ने जो नियम बनाए मित्रों, वो किन के अनुसार बनाए? अंग्रेजों के अनुसार बनाए, अंग्रेजों के हित में बनाए, हमारे हित में नहीं बनाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत के लोगों ने भारत के लिए संविधान की मांग की। भारत के लिए किसकी मांग की? संविधान की मांग की। अर्थात भारत के लिए जो मांग की, उन्होंने एक संविधान सभा की मांग की। अब भारत के लिए जो संविधान बनेगा उसकी मांग किसने की, किस आधार पर भारत के संविधान का गठन हुआ, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। देखिए, जो भारत के लिए जो संविधान की मांग की सर्वप्रथम किसने की, हम ये देखें कि भारत के लिए संविधान की मांग सर्वप्रथम कौन कर रहा है और कब कर रहा है। तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने संविधान की मांग की। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने भारत के लिए संविधान सभा की मांग की। अब संविधान सभा की मांग कर दी। सबसे पहले जो संविधान सभा की मांग कर रहा है वो कौन कर रहा है? बाल गंगाधर तिलक कर रहा है। अब बाल गंगाधर तिलक ने मांग कहां पर की? ये मांग जो की है, ये की कहां पर है? तो स्वराज्य पत्रिका में की है। स्वराज्य पत्रिका में की है, यानी मांग जो की है वो कहां पर की है? स्वराज्य पत्रिका में की है। किस में की है? जो की है वो किस में की है? स्वराज्य विधेयक में की है। स्वराज्य विधेयक में की है। मित्रों देखो, क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि भारत के लिए सबसे पहले संविधान सभा की मांग करने वाला व्यक्ति कौन है? तो व्यक्ति कौन मिला हमको? बाल गंगाधर तिलक ने मांग जो की है कहां पर की है? स्वराज्य पत्रिका में की है। किस विधेयक में की है? स्वराज्य विधेयक में की है। और ये जो मांग थी स्वराज्य विधेयक के अंतर्गत, ये पहली अनौपचारिक मांग है। अनौपचारिक मांग तो है, लेकिन है कैसी? अनौपचारिक मांग है। मित्रों अब आप यहां पर देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आपको मिला है। मानते हैं ये क्वेश्चन आपको मिले कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग बाल गंगाधर तिलक कर रहे हैं। कब कर रहे हैं ये भी आपको याद है, हो सकता है याद हो, 1895। ये भी आपको याद है स्वराज्य विधेयक के अंतर्गत की है, लेकिन कहां की है ये आपको ढूंढने से मिलेगा। अच्छे बुकों को पढ़ोगे ना तब जाकर के नहीं मिलेगा कि स्वराज्य पत्रिका के अंतर्गत की है। अब ध्यान ये देना कि मांग तो है, लेकिन कैसी मांग है? अनौपचारिक मांग है। ये पहली जो मांग हुई है कैसी मांग हुई है? अनौपचारिक मांग हुई है। अब हम आगे बात करें अगले व्यक्ति की, तो 1922 हम कहां पर पहुंचे? 1922 के अंतर्गत गांधी जी, महात्मा गांधी जी ने संविधान सभा की मांग की है। और इन्होंने जो ये मांग की है, महात्मा गांधी जी ने 1922 में मांग की है। और ये मांग जो की थी कांग्रेस की कार्यकारी समिति की बैठक में की है। संविधान सभा की मांग कहां पर की है? कांग्रेस की कार्यकारी समिति की बैठक में की है। यानी यहां पर भी एक व्यक्ति ने मांग की है। और जो ये मांग है ये भी कैसी मांग है? अनौपचारिक मांग है। अनौपचारिक मांग है।
देखिए मित्रों, दोनों के दोनों जो मांगे आई हैं, अभी तक वो मांग कैसी आई है? अनौपचारिक मांग आई है। सबसे पहले मांग करने वाले व्यक्ति कौन है? बाल गंगाधर तिलक हैं। बाल गंगाधर तिलक ने कहां पर कब की है? 1895 में की है। कौन सी पत्रिका में की है? स्वराज्य पत्रिका में की है। किस विधेयक में की है? स्वराज्य विधेयक में की है। और ये कैसे मांग रही थी? अनौपचारिक मांग। दूसरे व्यक्ति की बात करते हैं तो कौन मिले हमको? महात्मा गांधी जी मिले। मांग कब की है? 1922 में की है। किस में की है? कांग्रेस की कार्यकारी समिति की बैठक में की है। और ये भी कैसी मांग रही है? अनौपचारिक मांग रही है। हम और आगे चलें तो 1934 बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एम एन रॉय ने ये मांग जो की है 1934 में की है। और ये जो मांग है ये औपचारिक मांग है। औपचारिक मांग, ये पहली औपचारिक मांग है। यानी मांग कैसी है? पहली औपचारिक मांग है। देखो मित्रों, यहां पर तीन मांगे आई हैं, तीन व्यक्तियों की मांगे आई हैं। पहले की यदि हम बात करें 1895 में, अनौपचारिक है। दूसरी की मांग करें 1922 में, अनौपचारिक है। लेकिन तीसरी जो मांग आ रही है एक व्यक्ति की, एम एन रॉय की, वो पहली औपचारिक मांग है। देखो क्वेश्चन को आप पकड़ना, जब भी औपचारिक का क्वेश्चन आए, यानी हम ये कह सकते हैं स्पष्ट रूप से मांग की है। इन्होंने जो मांग की है कैसी की है? स्पष्ट रूप से मांग की है। और इन्होंने जो मांग की है वो कब की है? 1934 में की है। अब हमारे पास में तीन बातें आई हैं कि संविधान सभा की मांग के ऊपर तीन व्यक्ति आए। अब हम एक पार्टी के पास में चलते हैं। उस समय की जो पार्टी थी वो पार्टी कौन सी थी? कांग्रेस। उस समय की जो पार्टी थी, प्रमुख पार्टी थी, वो कौन सी थी? कांग्रेस पार्टी थी। और ऐसी मांग कांग्रेस पार्टी को ही करनी है। तो कांग्रेस पार्टी इस संविधान सभा की मांग कब करेगी? कांग्रेस जो पार्टी है वो संविधान सभा की जो मांग करेगी वो कब करेगी? अब हम डिस्कस, कांग्रेस पार्टी जो संविधान सभा की मांग कर रही है वो कब कर रही है? 1935 में। कांग्रेस ने पार्टी के स्तर पर आधिकारिक रूप से संविधान सभा की क्या की है? मांग। देखिए यहां पर है, देखो कांग्रेस जो पार्टी है वो पार्टी के स्तर पर मांग कर रही है अब, और सामूहिक रूप से मांग कर रही है। देखो हम पहले बात करें, पहले एक व्यक्ति ने मांग की, तिलक जी ने मांग की। दोबारा 1922 में गांधी जी ने मांग की। उसके बाद में पहली औपचारिक जो मांग कर रहा है वो एम एन रॉय कर रहा है। लेकिन यहां पर कांग्रेस पार्टी कर रही है और वो पार्टी के स्तर पर कर रही है, आधिकारिक रूप से मांग कर रही है। और मांग कब की है? 1935 में। लेकिन मित्रों यहाँ की जो बात आ रही है वो ये आ रही है कि क्या ऐसी कोई इससे पहले भी कोई पार्टी थी क्या? हाँ बिल्कुल थी। तो यदि हम बात करें 1924, वैसे 1923 में इसका गठन हो रहा है। 1923 में एक पार्टी है स्वराज्य पार्टी, जिसके विचारों में ही संविधान सभा के शब्द निहित हैं। कौन सी पार्टी है? स्वराज्य पार्टी। यदि हम स्वराज्य पार्टी की बात करें तो स्वराज्य पार्टी में मोतीलाल नेहरू है, चित्तरंजन दास है, विठल भाई पटेल है, तेग बहादुर सप्रू है, ये इसके सदस्य हैं। बड़े इंपॉर्टेंट नाम है चारों ही। आपको कभी कोई क्वेश्चन बने, हालांकि जो राष्ट्रीय आंदोलन जो टीचर पढ़ाते हैं वो उसके अंतर्गत आता है। आपने पढ़ा होगा कि राष्ट्रीय आंदोलन के अंतर्गत स्वराज्य पार्टी आती है 1923, जिसके अंतर्गत मोतीलाल नेहरू है, विठल भाई पटेल है, तेग बहादुर सप्रू है, चित्तरंजन दास है। तो इन्होंने स्वराज्य पार्टी की स्थापना की और स्वराज्य पार्टी के विचारों में ही भारत के लिए संविधान सभा की मांग रखी गई थी। ये पार्टियों की बात हुई। अब हम इसके आगे चलते हैं, तो इसके आगे हम जब चलते हैं तो एक व्यक्ति आता है और व्यक्ति है पंडित जवाहरलाल नेहरू। बड़ा फेमस नाम है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी भारत के लिए संविधान सभा की मांग कर रहे हैं। अब देखिए वो पंडित जवाहरलाल नेहरू किस रूप में भारत के लिए संविधान सभा की मांग कर रहे हैं और कब कर रहे हैं। तो 1938 है। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू।
तो पंडित जवाहरलाल जो नेहरू हैं वो भारत के लिए संविधान सभा की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन देखिए किस रूप में कर रहे हैं। सार्वभौमिक, सार्वभौमिक, वयस्क, मताधिकार, मताधिकार के आधार पर भारत के लिए संविधान सभा की मांग कर रहे हैं कि स्वतंत्र भारत के लिए जो संविधान सभा हो वो सार्वभौमिक, वयस्क, मताधिकार के आधार पर होनी चाहिए। अब ये जवाहरलाल नेहरू जो मांग की है, इन्होंने मांग कब की है? 1938 में की है। अब मित्रों इसी के आगे यदि हम चलें तो 1939 इन्हीं की बात का एक व्यक्ति समर्थन करेगा, और आपने नाम सुना होगा सी राजगोपालचारी। सी राजगोपालचारी, राजगोपालचारी आए, राजगोपालचारी, सी राजगोपालचारी। और ये भी क्या कहते हैं कि भारत के लिए सार्वभौमिक, सार्वभौमिक, वयस्क, मताधिकार, मताधिकार के आधार पर भारत के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए। देखिए दोनों के शब्दों में कोई अंतर नहीं है, केवल सन का अंतर है। इन्होंने मांग कब की है ऐसी? 1938 में। इन्होंने इसका समर्थन कब किया? 1939 में। मित्रों आपके पास क्वेश्चन आए कि भारत के लिए सर्वप्रथम सार्वभौमिक, वयस्क, मताधिकार के आधार पर संविधान सभा की मांग की किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की है। कब की है? 1938 में की है। ऑप्शन में नेहरू जी नहीं है तो आप ऐसी राजगोपालचारी को करिए। अब बात यह है जवाहरलाल नेहरू की बात का समर्थन सी राजगोपालचारी ने किया। अब हम अंग्रेजों के पास में चलते हैं, अंग्रेजों के पास में चलते हैं। तो जो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों ने नेहरू की बात का समर्थन कब किया? तो अंग्रेज जो हैं उन्होंने नेहरू जी की बात का जो समर्थन किया है वो 1940 में किया है, 1940 में। और एक किस में किया है? अगस्त प्रस्ताव में किया है। अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव। देखिए आपके पास में क्वेश्चन है कि अगस्त प्रस्ताव कब आया? 1940, अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया। अगस्त प्रस्ताव को हम कहते हैं लेने-लिथगो प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव को हम क्या कहते हैं? लेने-लिथगो प्रस्ताव। यानी उस समय 1940 में जो हमारे वायसराय हुआ करते थे वो लॉर्ड लेने-लिथगो हुआ करते थे। तो उन्होंने भारत की जनता को एक प्रस्ताव दिया, और वो प्रस्ताव किस नाम से जाना जाता है? अगस्त प्रस्ताव। तो अगस्त प्रस्ताव के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत के लिए संविधान सभा या नेहरू ने जो मांग की थी इसकी मांग को स्वीकार कर लिया, लेकिन भारतीयों ने इसे क्या कर दिया था? अस्वीकार कर दिया। अब मित्रों हम हमारी आज की क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। अगली जो हम क्लास लेंगे वो बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है, जिसके अंतर्गत हम क्रिप्स मिशन पढ़ेंगे, कैबिनेट मिशन पढ़ेंगे और भारत की संविधान सभा के गठन के बारे में जिक्र करेंगे। धन्यवाद।